नमस्कार। इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि अब तक जो रिकवर्ड केसेस हैं देश भर में वो 76 लाख से अधिक हो गए हैं, जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा संख्या के रिकवर्ड केसेस हैं। देश में अब तक हमने 11 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। ये अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखें तो 11 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और ये 2000 से अधिक लैब्स के माध्यम से हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि 11 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए हैं। जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी लगभग 92% के करीब है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर अब तक ये 7.4 हो गया है। इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट देखें, वीकली पॉजिटिविटी रेट, तो वो 4.4% है। इसमें भी गिरावट आ रही है। और अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट देखें, पिछले 24 घंटे का डेली पॉजिटिविटी रेट, सो दैट इज़ 3.7, 3.7, उसमें भी काफ़ी भारी गिरावट है। इन सब की वजह से आज भी अगर केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखे जाएं तो हम 5,991 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर हैं। हमसे जो बाकी देश हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। हमसे दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने तक उनकी संख्या है। तो ये भी एक संतोष की स्थिति है। यदि आप मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 89 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। जो विश्व का औसत है वो 154 है और अन्य देशों में ये 600-700 तक भी प्रति मिलियन डेथ्स हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो रिकवरी है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे कि जून में केवल 95,000 रिकवरीज थीं, वो अब बढ़कर 76 लाख या 76 लाख हो गई हैं। यानी 76 लाख लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घरों को चले गए। इसकी वजह से जो एक्टिव केसेस हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं केवल 5,41,000 के लगभग हैं, जो कि 6.8% है कुल केसेस का। यानी हिस्टोरिकल नंबर जो है कोविड केसेस का, उसका केवल 6% ही एक्टिव केसेस के रूप में है। 76 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर हो गए हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे प्रत्येक सप्ताह जो नए मृत्यु के आंकड़े आते हैं औसत, उनमें कैसे गिरावट हो रही है। 16 सितंबर से 22 सितंबर के सप्ताह में औसत प्रतिदिन मृत्यु 1165 होती थी। ये अब घटकर प्रतिदिन औसतन 513 हो गई हैं। हमने सप्ताह दर सप्ताह आपको ये भी दिखाया है कि रेट ऑफ चेंज इन परसेंटेज टर्म्स क्या है। जैसे आप देखेंगे कि 16 सितंबर से 22 सितंबर के सप्ताह की तुलना में 23 सितंबर से 29 सितंबर के सप्ताह के बीच में 9.5% की गिरावट हुई। उसके बाद लगभग 2% की गिरावट, फिर 13% की गिरावट, फिर 15% की गिरावट, फिर 19% की गिरावट और फिर उसके बाद 16.5% की गिरावट हुई है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डिक्लाइन या गिरावट का ट्रेंड है ये लगातार बना हुआ है। उसी प्रकार से जो हम साप्ताहिक नए केसेस को देखते हैं पिछले 7 सप्ताहों में, ये भी डिक्लाइन या गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक औसतन प्रतिदिन 90,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले देश में सामने आते थे। अगर हम पिछला सप्ताह देखें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, तो ये 45,800 नए मामले प्रतिदिन आते हैं। तो ये एक भारी गिरावट आई है नए केसेस में भी और प्रतिशत में भी, परसेंटेज टर्म्स में भी हमने आपको दिखाया है
कि कैसे साप्ताहिक रूप से ये केसेस देश में घट रहे हैं। और क्योंकि ये केसेस घट रहे हैं इसलिए 3 नवंबर को आप देखेंगे कि इनकी संख्या घटकर 5,41,405 हो गई। ये जो नंबर है 5,41,000 का, ये 6.8% है टोटल हिस्टोरिकल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस का। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि जो हमारी हेल्थ केयर की व्यवस्था है, जो हमारे अस्पताल हैं, उन पर अनावश्यक बोझ नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं, ये एक्टिव केसेस ही हैं जो या अस्पतालों में जाते हैं या घर में आइसोलेशन में रहते हैं। तो जो घर के आइसोलेशन में भी हैं उनका भी मेडिकल मॉनिटरिंग होता है, चाहे वो साप्ताहिक या दैनिक विजिट्स के रूप में हो। और अगर ये अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उन सबको इनसे इनके ट्रीटमेंट में संलग्न रहना पड़ता है। तो जब सितंबर के मध्य में 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे तो उस समय जो हमारी अस्पतालों की नेटवर्क थी उस पर जो दबाव था और जो आज दबाव है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये वो बड़े राज्य हैं जो या तो बड़ी संख्या में डिक्लाइन दिखा रहे हैं या इंक्रीज दिखा रहे हैं अपने नए केसेस में, जो एक्टिव केसेस हैं उनमें। और हमने ये तुलना की है अक्टूबर माह की नवंबर माह से। तो अक्टूबर के प्रारंभ में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 2,61,000 एक्टिव केसेस थे, जबकि नवंबर के पहले सप्ताह में वो घटकर 1,19,000 हो गए। तो महाराष्ट्र में भी एक डिक्लाइन आया है। कर्नाटक में हम देखें तो अक्टूबर में 1,12,000 एक्टिव केसेस थे और अब वो घटकर केवल 44,000 हो गए हैं। इन राज्यों में पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। आंध्र प्रदेश में अक्टूबर में 56,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे, अब वो 22,000 हो गए हैं। तमिलनाडु में 46,000 से घटकर 19,000 और उत्तर प्रदेश में 49,000 से घटकर 23,000 हो गए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां एक्टिव केसेस का नंबर बढ़ रहा है अक्टूबर की तुलना में नवंबर माह में। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां 2,000 से बढ़कर 3,500 हुए हैं केसेस। दिल्ली में 26,000 से बढ़कर 33,000 हुए हैं। केरला में 77,000 से बढ़कर 86,000 हुए हैं और वेस्ट बंगाल में 26,000 से बढ़कर ये 36,000 हो गए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आगे जाते हुए हमारी राज्यों को क्या परामर्श है और आम समुदाय से, समाज से क्या निवेदन है, वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि स्थिति जो भी हो, चाहे आपके यहाँ इन्फेक्शन के नंबर बढ़ रहे हों या घट रहे हों, ये जरूरी है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट की जो स्ट्रैटेजी है उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए, उसको हमें प्रोएक्टिवली फॉलो करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह रहे हैं कि जब तक पेंडेमिक है तब तक द स्ट्रैटेजी ऑफ टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस एंड ट्रीट will not go out of fashion. So let us keep our focus on this strategy of test, track, trace and treat, even if our numbers are coming down. If we have not achieved a positivity of 5% or less, we need to keep on focusing on increased, enhanced levels of testing, tracking, tracing and सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन विच इज ट्रीटमेंट। तो ये पहली थीम है जिसकी ओर हम राज्यों का भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और आपके माध्यम से समाज का भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि ये आवश्यकता है कि जो निकट भूतकाल में जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं, जो गेन मिले हैं, वो गेन मैंने आपको दिखाए। वो गेन है कि एक्टिव केसेस का नंबर कम हो रहा है, मृत्यु का नंबर कम हो रहा है और हम बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं इन्फेक्शन को। कुछ राज्यों में हमें ऐसा लगता है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी हमने ब्रेक करने में कुछ सफलता पाई है,
क्योंकि वहाँ जो पॉजिटिविटी रेट हैं वो राष्ट्र के औसत से भी कम हो गए हैं। तो ये जो गेन्स हैं इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और इनको आप प्रिजर्व और प्रोटेक्ट तभी कर सकते हैं जबकि आप जो भारत सरकार और राज्य सरकार गाइडलाइन दिशा निर्देश निर्गत करते हैं कि मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें, हाथों को साबुन और पानी से धोएं, उन सब का पालन करें। तीसरी बड़ी बात जो स्वास्थ्य मंत्रालय निवेदन कर रहा है वो ये है कि फेस्टिवल्स का जो मौका है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। कुछ पर्व त्योहार बीत गए हैं, कुछ आने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस दौरान भी केसेस में सर्ज ना हो, उनकी संख्या न बढ़े, इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहता था, पिछली बार एक मुद्दा ये उठा था कि कोविड के दौरान जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने, उनको ओरिएंट और रीओरिएंट करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया। मैंने आपको बताया था कि सरकार ने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का पालन किया था। तो उस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये कोविड के दौरान ही बनाया गया। इसको आई गॉट प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में बनाया गया, लेकिन इसका उपयोग सभी विभाग, आई गॉट प्लेटफॉर्म का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए किया। इसमें एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मटेरियल साइमल्टेनियसली उपलब्ध हो जाता है, ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट है और अनलिमिटेड नंबर ऑफ लर्नर्स हो सकते हैं। असीमित संख्या में लोग एक साथ डिजिटल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं जिस समय पे उन्हें उपयुक्त लगे। कोई दिन में करना चाहे, रात में करना चाहे, सुबह करना चाहे, तो वो डिजिटल ट्रेनिंग उस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि कोविड वॉरियर्स के प्रशिक्षण में हमने इसका उपयोग किया था। इसमें अगर केवल स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पाया कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 13,60,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स थे जो या तो डॉक्टर थे या नर्सेस थे या एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स थे या लैब प्रोफेशनल्स थे या फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, NCC कैडेट्स और बाकी वॉलंटियर्स भी थे। इन 13,60,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स ने, ये केवल हमारे मंत्रालय से संबंधित हैं, अन्य मंत्रालयों ने भी इस प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म का जो डिजिटल है उपयोग किया। इन लोगों ने 19 लाख से ज़्यादा डिजिटल कोर्सेज कंप्लीट किए। प्रत्येक कोर्स के बाद एक असेसमेंट भी होता है, उसके बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये कोर्स सफलतापूर्वक कर लिया है। और इन 19,22,000 से ज़्यादा जो कोर्स कंप्लीट किए गए उसमें से 15,05,000 लोगों को सर्टिफिकेट भी इशू हुए, यानी उन्होंने उस डिजिटल प्रशिक्षण के बाद असेसमेंट को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं ये आपके मोबाइल ब्राउज़र पे भी उपलब्ध हैं, यानी आप मोबाइल पर भी वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप पे भी उपलब्ध हैं और निकट भविष्य में सरकार की ये योजना है कि इसे आई गॉट TV जो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा उस पर भी उपलब्ध कराया जाए। जो मैंने आपको 13,60,000 रजिस्टर्ड यूजर्स के बारे में बताया जो केवल स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो किस राज्य में कितने हैं वो हमने देश के नक्शे पर आपको दिखाया है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमने लगभग 29 लाख से ज़्यादा कोर्सेज के लिए इनरोलमेंट हुआ। 13 लाख से ज़्यादा यूनिक यूज़र्स थे जो कि 729 जिलों में फैले हुए थे और 19 लाख से अधिक यूनिट कोर्सेज कंप्लीट हुए। ये सब स्वास्थ्य कर्मियों के हैं। इनमें से 50 जो ऐसे ज़िले थे जहां सबसे अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने डिजिटल कंटेंट के माध्यम से ट्रेनिंग पाई। ये 50 ज़िले इन राज्यों में थे, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, केरला में, वेस्ट बंगाल में और चंडीगढ़ में। कुल 56 मॉड्यूल हमने विकसित किए अलग अलग प्रशिक्षण देने के लिए, वो अंतिम स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। इन 56 मॉड्यूल में हमने कुछ PDF के रूप में कंटेंट दिया, कुछ ट्रेनिंग वीडियोस दिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए।
196 ट्रेनिंग वीडियोस तैयार किए गए जो iGOT पे उपलब्ध हैं, और 133 ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट उपलब्ध किए गए जो कि इस प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो iGOT है उस पर उपलब्ध है। तो ये प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं जिन लोगों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, लैब प्रोफेशनल्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी प्रकार से उनके क्या क्या रोल वो निभाते हैं जिसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो भी हमने आपको बताया है। फील्ड में सर्वेलेंस करना, आप एक्टिव केस की जब सर्च करते हैं या सर्वेलेंस करते हैं तो वो कैसे क्वारंटाइन किया जाएगा, साइको सोशल केयर कैसे दी जाएगी, सोशल अवेयरनेस कैसे पैदा की जाएगी। और जो कोर्सेज हमने बनाए वो भी हम आपको इसमें बता रहे हैं। बेसिक्स ऑफ कोविड, कोविड क्या है, कैसे फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, ऐसा एक कोर्स था। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हमारे अस्पतालों में कैसे हम इन्फेक्शन से बचें, ये एक कोर्स था। हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इस पर था। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के दौरान साइको सोशल समस्याएं भी पैदा हुई और कई लोगों ने कहा कि हमको साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन और इस तरह की चीज़ों की भी आवश्यकता है, तो वैसे कोर्सेज थे। फिर कुछ एडवांस कोर्सेज थे जो क्लिनिकल मैनेजमेंट के बारे में थे, कम्युनिटी में कैसे सर्वेलेंस किया जाए उसके बारे में थे, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या सेप्टिक शॉक या आईसीयू केयर या वेंटिलेशन मैनेजमेंट, इन सब में क्या किया जाए, इससे रिलेटेड कोर्सेज थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग से, सर आप। धन्यवाद। आज जो रिव्यू प्रेजेंट हुआ है उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ओवरऑल सिचुएशन में सुधार है, एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट आ रही है, बिल्कुल एक कंसिस्टेंट पैटर्न चला हुआ है। साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रदेशों में सिचुएशन उल्टी डायरेक्शन में भी जा रही है और वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है न्यू केसेस में। केरल में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, मणिपुर में आपने देखा डेटा प्रेजेंट हुआ। और ये भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली के आसपास गुड़गांव, फरीदाबाद में भी केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। ये हमें ये दर्शाता है कि हर जगह ज्योग्राफिकल एरियाज और पॉपुलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और ओवरऑल इन्वायरमेंट की सिचुएशन, ओवरऑल कलेक्टिव बिहेवियर, इन सब के ऊपर निर्भर होता है कि पेंडेमिक की सिचुएशन ट्रूथफुली क्या हो रही है। एक ही जैसा सब कुछ हो ऐसा संभव नहीं है और ऐसा हो भी नहीं रहा है, ये आपके सामने है। तो चौकन्ना रहना और तैयारी रखनी अपनी, और तैयारी को इंटेंस करते जाना, जोर लगाते जाना ही हमारा फ़र्ज़ है, धर्म है। ये भी बात से साफ है जो बार बार दोहरानी चाहिए कि अभी तक हम सब इस संक्रमण से को पकड़ सकते हैं, हमें संक्रमण हो सकता है। अभी अभी एक सीरो सर्वे हरियाणा में हुआ, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, तो 15% 16% लोग ही अफेक्ट हुए हैं, 85% लोग हमारे आसपास, दिल्ली के आसपास जो हैं वो अभी भी अफेक्टेड नहीं है रूरल अर्बन एरियाज़ को ले। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सीरो सर्वे ICMR ने बार बार करके दिखाए, उसी में अगर हम आगे भी प्रोजेक्ट करें तो ये क्लियर है कि हम सब बहुत हद तक अभी भी ससेप्टेबल है, हमें संक्रमण हो सकता है। और इसका जो उदाहरण सामने आता है, देखा जाए तो जो यूरोप में और अमेरिका में हुआ है और हो रहा है, वो भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि 10-12% पॉजिटिविटी हो भी जाए, फिर भी हम इसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। वायरस के बिहेवियर को हम पूरी तरह से नहीं जानते। मौसम की वजह से या मौसम की वजह से हम इकट्ठे होते हैं, भीड़ में आते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, दूरी नहीं मेंटेन करेंगे, तो चाहे वो यूरोप हो, चाहे अपना देश हो या कोई और देश हो, तो वायरस हमसे मुकाबला करता है, हमें दुख देता है। ये सामने बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो सेक्रेटरी सर ने दिखाया कि जो आज तक हमें गेन हुआ है उसको हमें बचा के रखना है। जो पकड़ में आई है पेंडेमिक, संभल रही है,
और अब दुनिया भी उसको अप्रिशिएट और दोबारा फिर कर रही है, जब अपना सबका हाल जैसे हो रखा है उसको देखते हुए दर्शाते हैं कि इस देश ने करके दिखाया कि इसको बहुत हद तक सीमित करके रखा है, और उसमें हमारी जो ओवरऑल सक्सेस है उसको हमें और तेज़ गति लानी है गिरावट में। और जो कंट्रोल दिखाया गया, प्रोग्राम दिखाया गया, जनता जुड़ी, सरकार जुड़ी, समाज जुड़ा, और जो गेन्स हुए हैं उसको संजो के रखना है, बचा के रखना है, उसको हमें बिल्कुल ढील नहीं देनी है। ये आज की जो प्रेस में आपसे शेयर कर रहे हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात क्लियर होती है कि वायरस के चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को बचाने के लिए स्पेसिफिकली वायरस की चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन है, चली हुई हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, लाखों, फिर आगे, उनको प्रेशर डाल के रखना और रोक के रखना जो है, उसकी जो कोर स्ट्रैटेजी है हमारी, वो स्ट्रैटेजी है कि हम टेस्ट करते हैं, हम ट्रैक करते हैं, हम ट्रेस करते हैं, और फिर हम ट्रीट करते हैं। ये इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर सारा इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट होना है या क्लिनिकल केयर पाथवे बनना है। पॉजिटिव हैं तो क्लिनिकल केयर पाथवे क्या है कि उसकी आइसोलेशन हो जाए, घर में देखभाल हो, कोविड केयर सेंटर में देखभाल हो, और ज़रूरत हो तो अस्पताल में ले जाएं, ऐसा अगर ज़रूरत होती है। तो वो कैसे खुलता है? टेस्ट करने से खुलता है। दूसरी तरफ टेस्ट में जो पॉजिटिव आया उसके आसपास को लोग जो हैं हमें उनको बचाना है, उनको हमें क्वारंटाइन करना है, उनको अलग करना है, और उनको ऑब्जर्व करना है हमें अगले 10 दिन, 7 से 10 से 14 दिन तक, और 7वें 8वें दिन उनका एक टेस्ट करके देखना है कि अगर सिम्टम भी नहीं हुए थे तो भी क्या संक्रमण तो नहीं आया, और अगर उनमें लक्षण आते हैं तो जिस दिन लक्षण आएंगे उसी दिन टेस्ट होना चाहिए। तो कंटेन करने के लिए कि संक्रमण 1 से 2 को या 4 को जिनके भी कांटेक्ट में ये व्यक्ति आया वो ना हो, ये भी हमारी टेस्टिंग के ऊपर ही आधारित है। पॉजिटिव आता है तभी पता लगेगा ना। तो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट की जो स्ट्रैटेजी है, ये एक फलक्रम है जिसके ऊपर पेंडेमिक कंट्रोल और इंडिविजुअल प्रोटेक्शन आधारित है। इसमें मेरी एक विनती है हम सब के लिए, 2 विनती। पहली तो विनती अब ये है कि जब भी थोड़े भी सिम्टम आपको होते हैं, बुखार, जुकाम, गला, प्लीज अपना टेस्ट कराइए। अब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। देश ने दर्शाया है कि अगर हो भी जाता है तो संभला जा सकता है। आज आपके बेड्स खूब सारे आमतौर पे खाली हैं, जैसे दर्शाया गया 1 मिलियन केस पॉजिटिव थे, एक्टिव थे, और आज आधे हो गए हैं उसमें। तो हमें डरना नहीं है। तो अगर आपको सिम्टम है कोई भी, ये अपील कर रहा हूँ, अब टेस्ट ज़रूर कराइए, और टेस्टों का प्रावधान लाखों में उपलब्ध है। टेस्ट कराएंगे ये आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। और जो प्रोग्राम में सम्मिलित हैं पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, सिविक सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब जान लगा रहे हैं, उनको फिर मदद करिए कि आपके जो कांटेक्ट में पिछले टाइम में आए, आपके सिम्टम से 2 दिन से लेके सिम्टम आने तक, उनको आप उनको दर्शाइए, उनके बारे में बताइए, और फिर वो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो हैं वो सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, घर के अंदर रहेंगे, दूसरों को एक्सपोज अपने आप को नहीं करेंगे, ये हम ड्यूटी बाउंड है। इसके ऊपर सख्ती करके कहा जाए, इम्पोज किया जाए, वो हमारे देश की प्रथा नहीं है। ये हमें खुद ही संभलना है और दिखाना है कि अगर मैं एक्सपोज हुआ हूँ तो मैं अब घर बैठूंगा। सरकार बताएगी हमें कि आपका दिन अब आ गया है, अब टेस्ट करवा लीजिए। सरकार भी हमारे ऊपर नज़र रखेगी, हमें सपोर्ट भी करेगी। लेकिन ये 2 जिम्मेवारियाँ आपस में, भाईचारे की जिम्मेवारियों में हमें निभानी है। छोटे से छोटा सिम्टम है, आजकल के दिनों में खांसी, जुकाम और गले का मतलब है कोविड, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। हो सकता है कि दूसरा फ्लू हो सकता है कि कोई और बीमारी हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अगर हम एक पॉजिटिव केस को मिस करते हैं तो उसका नतीजा अगले 15 दिन में जो है वो हज़ारों में भुगतना पड़ सकता है, सैकड़ों में भुगतना पड़ जाता है। और दूसरी बात, आप ज़रूर बताइए अपने दोस्तों को जिनके कांटेक्ट में आप आए,
ऑफिस में या आपके साथ को ट्रैवलर था, आप उनको भी बताइए, और जो कंट्रोल लाने की अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताइए, ताकि उनके ऊपर भी नज़र हो, उनकी भी एजुकेशन हो। और आरोग्य सेतु को भी अपनाना जो है इसमें हमें बहुत बहुत मदद करता है, वो भी हमें याद रखना है। तो जो सेक्रेटरी सर ने दिखाया कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट की जो स्ट्रैटेजी है उसको हमें पूर्ण रूप से निभाना जो है वो सोसाइटी की, सिटीज़न की भी जिम्मेवारी है, सिर्फ तंत्र की जिम्मेवारी अकेली नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही ने इसको निभाना है। तीसरी बात, हम देख रहे हैं कि एक स्टेज जो हमारे त्योहारों की है वो निकल गई है। जैसा डेटा दिखा है लगता है कि काफ़ी संयम बरता गया है, लेकिन अभी भी जो पहले अभी कुछ दिनों तक जो फेस्टिविटीज़ हुई हैं, फेस्टिवल्स हुए हैं, उनका असर अभी भी हो सकता है दिखाई दे, तो वो वॉच किया जा रहा है, क्योंकि 10, 12, 14 दिन लग जाते हैं अगर नवरात्रि में, पूजा में और दशहरा में ऐसा आया है। लेकिन आगे भी ये हमारे त्यौहार आगे भी आ रहे हैं, हमारे दिवाली आगे आ रही है और त्यौहार आगे आएंगे, बाद में क्रिसमस है और भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमें ये इंश्योर करना है सब ने मिलके कि संयम और भी गहरा करिए। संयम किया है, सुधार आया है, संयम और करेंगे और सुधार आएगा। और जैसे कि मैंने पहले इसी मन से कहा कि मास्क वाली दिवाली और मास्क वाली क्रिसमस और मास्क वाली ईद जो है वो हम करेंगे, और गुरपुरब भी मास्क वाला ही होगा। तो ये अपील हम दोबारा सबसे करते हैं। मास्क जो है महान प्रोटेक्शन है, अल्टीमेटली ये आपका कवच है, यही आपका वैक्सीन है। दूरी, हाथ धोना और मास्क, इन तीनों चीज़ों को जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है हमें पूर्ण रूप से निभाना है। ये 3 गुण अब यूनिवर्सल हैं, लगभग सारे देश यही 3 गुणों की बात करते हैं, 3 बिहेवियर्स की बात करते हैं। तो इन दिनों में हमने ये प्रिकॉशन रखनी है, और पर्टिकुलरली मास्क, बिकॉज मास्क अल्टीमेटली आपके पूरे कंट्रोल में है, ये पूरी तरह से और हर जगह संभव है, इसको हमने अपनाना है। ठंड के मौसम में हम इंडोर हो जाते हैं, एक्सपोजर बढ़ता है, और कुछ वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स में हो ना हो, लेकिन ये पक्की बात है कि ठंड में क्योंकि हम इंडोर्स हो जाते हैं, कांटेक्ट बढ़ जाता है, ये इसमें एक बढ़ोतरी करने का एक वजह बन जाती है इस वायरस को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देश ने अभी तक जो अचीव किया है, ऐसा ना हो कि वो हमारे हाथ से फिर निकल जाए, और ऐसा हो सकता है, और ख़ासकर इन दिनों में हो सकता है त्योहारों की वजह से, ठंड के मौसम की वजह से, और नॉर्थ इंडिया में जो, दिल्ली में जो पोल्यूशन की बातें हो रही हैं, इनकी वजह से ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, नई पीक्स आ सकती हैं। लेकिन पीक का होना या ना होना ये हमारे हाथ में है, कलेक्टिवली हमारे हाथ में है। हम पकड़ के रखेंगे तो नई पीक के आने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं आएगी। और यही उम्मीद करते हैं, और यही प्रार्थना करूँगा कि आप भी इस बात को आगे और बढ़ाइए। मास्क नहीं है तो टोकेंगे, ये भी शुरू करिए, आपस में एक दूसरे को हाथ जोड़ के कहेंगे कि प्लीज़ ये पहनिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इन्हीं बातों को पूर्ण करते हुए, हम सब की तरफ से अपील करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। नाउ आई रिक्वेस्ट DGICMR। डॉक्टर भार्गव ऐड करना चाहेंगे? I think Dr. Paul has very clearly said about the COVID-appropriate behavior and COVID-appropriate festivities that we have to celebrate. More important to remember is that COVID-appropriate behavior does not cost anything. It is most cost effective. The cost of a mask is minuscule. Washing your hands and maintaining distance is absolutely the most cost effective preventive treatment for this disease, and we should take that with the utmost seriousness, that it is the most cost effective. The other point regarding the mask, there is more and more data emerging that the mask is preventive, is protective, nearly as good as a vaccine. There is also data to emerge that masks should be worn during exercise as well. It does not alter the blood oxygen levels, so people while exercising, while walking, should continue to wear the mask. Sir, online question. What is the ICMR view on the hygiene hypothesis
as 2 independent studies have shown that countries with poor sanitation also have low mortality. Will the ICMR investigate this hypothesis further? I think that's a very important question. The first point is that we have a low mortality. That is most important. So we acknowledge that. There's several hypotheses for we fare much better. But the government's response has to be appreciated that it has been a proactive and a preempted and a graded response with the whole of scientific, whole of government approach, with a strong leadership, with excellent communication, and thanks to you people that you have communicated our messages so well to the society. Thank you. 14. सर थायरोकेयर जो लैब है उसके एमडी ए वेलुमणि ने एक अखबार में इंटरव्यू देते हुए कहा कि कम टेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए 100 से ज्यादा जिलों में 2000 से कम टेस्ट हो रहे हैं ताकि नंबर्स कम रहे। इस पर क्या कहेंगे सर आप? और दूसरा, राज्यों को आपने चिट्ठी लिखी है वैक्सीनेशन को लेकर, वो क्या है सर, उस पर जरा? I can give you preliminary information and then probably Dr. Paul and Dr. Bhargav can supplement me. पहला जो प्रश्न आपने कहा है वो आपने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया और कहा कि उन्होंने ये कहा या दावा किया कि कुछ जिलों में कम टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर जिलों के नाम हमसे भी साझा करेंगे तो हम आपको जिलावार इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि हम तो जिलों को प्रतिदिन मॉनिटर करते हैं, राज्यों को भी करते हैं, देश को भी करते हैं। पिछले 24 घंटे को अगर देखें तो देश भर में 10,47,000 टेस्ट हुए। इन 10,47,000 टेस्ट में से प्राइवेट लैब्स ने 1,50,000 टेस्ट से ज़्यादा किए। तो इसलिए एब्सोल्यूट नंबर्स में कहीं भी कमी नहीं आई है। हमारी क्षमता एक दिन में 15 लाख से ज़्यादा टेस्ट करने की है, और अगर आप औसत टेस्ट देखें, साप्ताहिक औसत देखें, तो हम प्रतिदिन 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं पिछले 6 से 7 हफ्तों में। दूसरा प्रश्न आपने कहा था कि राज्यों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं। राज्यों को हमने 2 प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं और ये डायनामिक सिचुएशन है। हो सकता है इसके बाद भी हम राज्यों के साथ लगातार संवाद करते हैं। आज भी हम कर रहे थे सुबह, तो उससे भी कुछ कुछ दिशा निर्देश निकलते हैं जो उनके साथ साझा किए जाते हैं। पहली बात तो हमने राज्यों को ये कही है कि क्योंकि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय एक्सपर्ट ग्रुप बनाया हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि इस संबंध में वो स्वतः अपने स्तर से कोई कार्रवाई न करें और जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। ये सबसे पहला दिशा निर्देश था जो राज्यों को दिया गया था, और सभी राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र इससे सहमत भी हैं। दूसरा दिशा निर्देश जो उनको दिया गया है वो ये है कि अलग अलग प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप्स के जो उनको डाटाबेसेस तैयार करने हैं वो कैसे तैयार होंगे, किन टेम्पलेट्स में तैयार होंगे, उनकी जो समस्याएं थी या प्रश्न थे उनका हमने निराकरण किया है और अब वो डाटाबेसेस बना रहे हैं। तीसरा जो हमने दिशा निर्देश राज्यों से साझा किया है वो ये है कि हर राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जैसे भारत सरकार में एक समूह है वैसे वहाँ भी एक समूह होना चाहिए जो ये देखे कि जो दिशा निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हो रहे हैं उनका समय सीमा के भीतर पालन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि अब वैक्सीन का कार्यक्रम प्रारंभ करना है, अब आप अपना कोई मैकेनिज्म बनाइए राज्य में, तो वो मैकेनिज्म पहले से तैयार होने चाहिए। अभी हाल में हमने एक दिशा निर्देश राज्यों को ये भी दिया है कि उनके यहाँ जो कोल्ड चेन की व्यवस्थाएं हैं, उनके यहाँ जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स की व्यवस्थाएं हैं, जिसका उपयोग हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में करते हैं, उसकी भी वो समीक्षा कर लें। क्योंकि भारत सरकार के स्तर पर हम तो कर ही रहे हैं, राज्य भी करेंगे, तो जो ग्रैनुलर डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी, जिससे बेहतर प्लानिंग और बेहतर आयोजन इन सभी व्यवस्थाओं का हो सकेगा। 60. Sir, what is the take of center on the status of ventilators in the national capital? We have seen most of the private hospitals have run out of ventilators. Even these hospitals like LNJP, AIIMS and Safdarjung, they have single digit ventilators left right now. The pressure is coming from Haryana and Uttar Pradesh.
And how does the center see this, and what is the roadmap? In respect of hospital beds for central government hospitals, we do a daily review. As on date, roughly 80 beds in RML hospital, 140 beds in Safdarjung hospital, and more than 1200 beds in All India Institute of Medical Sciences are still vacant. Coming to the private hospitals, there is a strategy in place which is implemented by the government of Delhi, where the hospital beds are displayed, the total COVID beds and the total vacant beds. Ventilators, we have provided sufficient number of ventilators to GNCT of Delhi. If there is any demand, which at the present moment of time there is none, but in case in future there is a demand, we would be in a position to provide additional ventilators also. 21. So before this also, today also, all of you made a fervent appeal to follow COVID appropriate behavior during festival season. But as we see around that the festive activities have picked up, we really don't see that appeal is being heeded to the extent that it should have been. Only yesterday we had a huge religious gathering in one of the states. So when we are seeing that to the extent that they should have been heeded upon is not being done, can the government do really anything to go beyond appeals, or is there nothing that further we can do? Just one more question, sir. Is there any update on Please, reinfections? large number is there. Please just restrict to one question. Thank you. हमारे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम इसी में बिलीव करेंगे कि अपील करेंगे, समझाएंगे, परसुएड करेंगे और एक कलेक्टिव बिहेवियर ऐसा होगा जो कि इस महामारी को कंट्रोल करने में अच्छी तरह से मदद करेगा। इसी में आगे बढ़ते हुए फिर दोबारा अपील करेंगे सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से और सबकी तरफ से कि संयम बरतें। लार्ज गैदरिंग होना ठीक नहीं है, भीड़ बनाना ठीक नहीं है, और ये खासकर इन दिनों में और अगले 3-4 महीनों में हमारे लिए और भी ज़रूरी है। देश ने इतना अच्छा डिक्लाइन करके दिखा दिया है, इसको हम खो नहीं सकते, और यही अपील हम करना चाह रहे हैं। शहरों में संक्रमण ज़्यादा है तो शहरी जो लोग हैं उनके लिए इस अपील का महत्व और इस अपील की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है, और इसको बचाना, जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा, जो 3 स्टेप बताए जा रहे हैं, जो मास्क के बारे में कहा जाता है, ये वैक्सीन की प्रोटेक्शन से कहीं भी कम नहीं है। वैक्सीन की प्रोटेक्शन कितनी होगी? 60%, 70%, 50%? हम साइंस से अब आज जानते हैं कि ये सब करेंगे तो ये उससे कहीं बेहतर है। हम अपने आप को और समाज को बता सकते हैं। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके बुज़ुर्ग बाहर ना निकले। जहाँ पे संक्रमण खासकर बढ़ा हुआ है, जैसे दिल्ली है, अगर कोई ज़रूरत नहीं है बाहर घूमने की तो क्यों भीड़ हम कर रहे हैं? थोड़ी भीड़ में कम करने के लिए हम सबको ये भी संयम देखना है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो हम ना निकलें। और आयुर्वेद के एडवाइजरी इम्यून बूस्टिंग के लिए कही है, जिसका जिक्र किया डॉक्टर भार्गव ने, उन चीज़ों को अपनाएं, वो हमारी मदद करेंगी। चाहे वो हल्दी वाला दूध है, चाहे च्यवनप्राश है, और चाहे ही हम योग की बात करते हैं, इन चीज़ों का फ़ायदा है, हम मानते हैं, और ये हमें अपने आप को सशक्त करने के लिए, हेल्दी करने के लिए ज़रूरी हैं। तो फिर एक बार अपील करते हैं कि करिए, अपने आप को ठीक बिहेवियर लाइए, भीड़ नहीं करिए, इसी से ही देश का और समाज का भला है। 22. My question is to Dr. Paul. Sir, you earlier mentioned that
that even in the neighboring states of Delhi, whether it's areas like Faridabad or Gurgaon, there has been a spike in cases. What would you attribute as the reason for this? Delhi, even the Delhi government has been saying that the spike could be due to pollution. So do you think this is an airshed problem due to which these areas are getting affected? And what is the central government's advice to places like Gurgaon and Faridabad, especially the Haryana government, in terms of how to control these cases? देखिए, वायरस के हिसाब से कोई प्रदेश की लाइन डल जाती है ऐसा नहीं है। एक बड़ा अर्बन कॉन्ग्लोमरेट है, दिल्ली, एनसीआर, ये ज़िले आपस में जुड़े हुए हैं, तो किसी हद तक जो वहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है वो कंटिन्यूम में ही हो रहा है। तो इसको कोई अनयूजुअल तरीके से देखा जाए उसकी आवश्यकता नहीं है। सेम इकोसिस्टम है, सेम एनवायरनमेंट है, सेम बिहेवियर है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क हर एरिया में होता है। तो ये दर्शाता है कि इस कॉन्ग्लोमरेट में यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हम सब है, एक इस सिचुएशन में है जिसमें कि अभी वायरस का प्रकोप हमें हराने की कोशिश कर रहा है। और उसको कंट्रोल के वही प्रिंसिपल हैं जिनकी बातचीत हम बार बार कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, इंक्लूडिंग सर्वेलेंस, कंटेनमेंट, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, including being prepared to look after those who are positive, to open the clinical care pathway approach। तो यही है। इसके अलावा हमें इंश्योर यही करना है कि ये इसमें इतनी ताकत और एनर्जी हो इस काम में कि वायरस को हम पीछे धकेल सकें। यही बात उनके साथ साझा भी की गई है और भी साझा किया जाएगा। इसके ऊपर पूरी नज़र है सरकार की। 15 सर, देखा जा रहा है कि बहुत से लोग जब मार्केट में जाते हैं या बहुत भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, मास्क भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है कि जो महानगरों में केसेज है उसके वजह से बढ़ रहे हैं? हाँ, आपकी बात ठीक है, मास्क का यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, मगर ये आप लोग की वजह से काफ़ी लोगों को मास्क रखने की, कम से कम जेब में तो रखते हैं, साथ में रखते हैं या पहनते हैं, चिन के नीचे पहनते हैं, ये तो शुरू हो गया है। धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज़ करना है कि ये मास्क सही तरीके से पहनने से ही उनका फ़ायदा है और दूसरे का भी फ़ायदा इसी से है। तो इसमें से आपस में एक दूसरे को समझाना और बताना कि नाक को कवर करना और मुंह को कवर करना ज़रूरी है, और बोलते समय, हंसते समय और ज़्यादा ड्रॉपलेट्स का प्रहार होता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने अभी बोला, एक्सरसाइज के समय या वॉकिंग के समय भी मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जन को पता भी नहीं होता, सोचा जाए तो मास्क हमने कब पहने। हालांकि प्रचार हो रहा, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सब की तरफ से कि जैसे मास्क अप इंडिया का डीडी ने कैंपेन किया है, इसी तरह से एक दो और चैनल ने भी इनिशिएटिव लिया है। प्लीज़ आप इनमें मदद करिए, ये भी सिखाइए कि पहनना है और फिर ये भी सिखाइए कि ठीक तरह से पहनना है। इसका आप अगर एकजुट होकर ये मैसेजेस आप देंगे तो बहुत असर पड़ेगा, और ये तो काफ़ी हद तक चेंज हम ला सकते हैं अगर हम इसको पूरी तेज़ी से हर चैनल से, हर रेडियो से, हर कम्युनिटी रेडियो से, हर प्रिंट मीडियम से मिलके करेंगे तो बहुत गति आएगी इस बदलाव को लाने की। 13 So we have almost 5.5 lakh active cases right now, but why have the daily recoveries gone down so much? It used to be in the range of 90,000 or something, now it's 58,000, 53,000 every day. But isn't that natural? Once you reach the saturation point, जब आपकी 92% recoveries हो गई, now the scope for further recoveries is only 6 to 7%. At the end of the day, when we will all be collectively in a position to claim that yes, the infection is under control, we would be claiming a recovery rate of around 98.5%. That is the experience world over, eventually when the infection comes to an end. So as you reach towards that point, the week on week rate of change will show a decline, but the incremental rate of change will also reduce.
So I think it's quite natural. Would you want to add? दूसरा रिकवरी जो हो रही है आज वो उन्हीं केसेस की हो रही है जो आज से 10-12 दिन पहले शुरू हुए, क्योंकि वो 10-12 दिन पहले वाले नंबर जो था वो पिछले 10-12 दिन से कम हुआ था, तो ये कम होता हुआ जो ट्रेंड है उसकी भी रिफ्लेक्शन है। 20. Hello, sir. So, with regards to the vaccines, okay, cold storage special. We have shared these numbers with you, as we have told you, and I would repeat again, during the universal immunization program, which we do every year, we utilize slightly more than 28,000 cold chain points across the country. We utilize 700 plus refrigerated vans. I think this number we had not shared with you earlier, so we are sharing it today. And we have a substantial number, I think 70,000 plus vaccinators, plus the National Expert Group on Vaccine Administration, which is chaired by Dr. Paul, that is engaging with corporate healthcare providers to see what are the claims that they are making, which some of your colleagues have reported in print and electronic media, in respect of availability of vaccinators within those private hospital chains and their cold chain equipment. 10. So Sneha from CNN News 18. I just want to ask you, even in the past, various governments have taken punitive action when it comes to strict healthcare measures like banning smoking in public. Everybody is convinced that masking is going to help, masking up is going to help. From ensuring punitive action against those people violating, because everybody is concerned that after winter the cases will go up, then why can't the government step in now instead of a... Can I say something to this and then you can supplement? You see, जब हम कहते हैं कि आप मास्क पहने, तो आखिर ये अपील हम किससे कर रहे हैं? हम ये समाज से कर रहे हैं, हम उसी समाज से कर रहे हैं जिससे हम आते हैं, जिससे आप आते हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि हम में इतनी बुद्धिमत्ता है, हम में इतनी समझ है कि हम मास्क पहनते हैं और अपने का और अपने परिवार का बचाव करते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो अगल बगल रहने वाले हैं, हमारे समाज के जो अन्य अंग हैं, उनमें वो बुद्धिमत्ता नहीं है। तो एक तो ये भूल नहीं करनी चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि सब लोगों में समझदारी है, केवल आवश्यकता इस बात की है कि विषय की गंभीरता को सबको समझाया जाए और लगातार समझाया जाए। तो ये तो एक मुद्दा है। तो भारत सरकार भी ये मान के चलती है, राज्य सरकारें भी ये मान के चलते हैं, इसीलिए बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एम्फेसाइज करने की आवश्यकता होती है। दूसरा मुद्दा है इन्फोर्समेंट का। जहां एक ओर हम कहते हैं कि आप मास्क पहने, वहीं दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं, और अनेक राज्य सरकारों ने कहा है, आपने दिल्ली में देखा, हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा, कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपको चालान भी देना पड़ता है, आपको फाइन देना पड़ता है, दोबारा ऑफेंस करते हैं तो हायर फाइन है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, और हमारी ये अपेक्षा है, जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया, कि अगर आप समझाएंगे, लोगों को टोकेंगे, लोगों को ये सचेत करेंगे कि बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो इससे उनके बिहेवियर में जो आवश्यक परिवर्तन आने चाहिए वो ज़रूर आएंगे। और जो कुछ एक दो ऐसे लोग हैं, हर समाज में होते हैं, जो कहते हैं कि मेरे लिए ये कानून नहीं है, मैं इसका पालन नहीं करूँगा, तो उनको फिर फाइन देना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन 56। सर, इसमें टीके के अलावा क्या कोई दवाई पर भी कोई रिसर्च हुई है, कोई नया डोज तैयार किया गया हो इसके ट्रीटमेंट के लिए?
देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए कई दवाइयों को पे शोध हो रहा है कि किनको रिपर्पस की जा सकें, प्रयोग किया जा सके, मगर कई दवाइयाँ फेल हो रही हैं, नहीं फ़ायदा कर पा रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा कर पा रही हैं अभी तक जो 3 दवाइयाँ हैं, वो जब बीमारी हो गई है तो फिर ऑक्सीजन जो इफ़रात में है, स्टेरॉइड या कॉर्टिसोन जो 10 रुपए की से कम की गोली है, पूरे हिंदुस्तान में है, और तीसरा एंटी थ्रोम्बोटिक्स या ब्लड थिनर्स, वो भी बहुत सस्ते मिलते हैं, एस्प्रिन और हेपरिन के एनालॉग्स भी प्रयोग किए जाते हैं। ये 3 ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुल पाए गए हैं इस बीमारी में, ऑक्सीजन, कॉर्टिसोन और एंटी थ्रोम्बोटिक्स। मगर मोर इम्पॉर्टेंट इज़ प्रिवेंशन, कि ये होए ना, और उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे अभी बात हो रही है पूरे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है। नई दवाइयों पे रिसर्च हो रहा है, नई वैक्सीन्स पे भी हो रहा है, और कुछ प्रॉमिस देती हैं, कुछ फेल होती हैं, वो चल रहा है कार्य, पूरे दुनिया में चल रहा है, हिंदुस्तान में भी चल रहा है। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, friends.